नमस्कार, गौरव ज्ञान एकेडमी के ज्ञान वीरों शूरवीरों, स्वागत है आपका। तो आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपको गुलाम वंश के पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गुलाम वंश के जितने भी शासक हुए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से आ जाइए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करिए। तो चलिए, आज बहुत ही तेज़ी से मज़ा आने वाला है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पदवी कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आराम आराम से पढ़ना है। आप देखिएगा, आपको कई क्वेश्चंस का लाभ मिलेगा, तो क्वेश्चन आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है ना। तो कौन सी पदवी कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस, पीलबख्श, मलिक, सिपहसालार और सुल्तान। तो आपके ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। देखिए, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाया जाता है लाहौर में, ठीक है ना। तो गोरी की मृत्यु के 3 महीने बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता को संभाला, ठीक है। सत्ता को संभालने के बाद से उसने मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण की। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि वो मोहम्मद गोरी का दास था। इस आधार पर और उसे अमीरों और सरदारों को खुश करना था, जिसकी वजह से उसने मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा उसे पीलबख्श की उपाधि भी मिली हुई थी। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि सुल्तान इसका राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, और जब वो गद्दी पर बैठा था तो ना ही उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और ना ही किसी अपने नाम के कोई सिक्के चलाए, ठीक है। तो उसने एक दास के रूप में शासन सत्ता संभाली हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सुल्तान। हालांकि बाद में अभी आगे वो क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, उसे कब दासत्व से मुक्ति प्राप्त हुई थी, ये भी हम आगे देखेंगे। और एक फैक्ट आप और देख लीजिए, हाँ, इसका देखिए शासनकाल। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो 1206 से लेकर 10 ईस्वी तक था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर 10 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखिए, इसे कुरान ख्वान, ठीक है, इसे कुरान ख्वान की भी उपाधि दी गई थी, ठीक है। यानी कि कुरान खान का मतलब होता था, कुरान ख्वान का मतलब होता था वो कुरान को बहुत ही सुरीली आवाज़ में, बहुत ही मधुर आवाज़ में पढ़ा करता था। इसकी वजह से उसे कुरान ख्वान की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा देखिए बच्चों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उनको लाख बख्श की भी उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। लाख बख्श की भी उपाधि दी गई थी। तो लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान करने वाला, ठीक है। उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। तो हमें यहाँ पर ये 3 चीज़ ध्यान रखनी है और क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अगर आप गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मेरा भी फेलियर होगा। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ध्यान से सॉल्व करना है। जितने ध्यान से आप रील्स भी देखते हैं तो उतने ध्यान से यहाँ पे काम भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मामलूक किस भाषा का शब्द है। ठीक है, मैंने पूरा, अगर आपने मेरे लॉन्ग वीडियो देखे होंगे जो सेकंड सेमेस्टर के लॉन्ग वीडियो मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, वहाँ पे मामलूक शब्द क्या है, कैसे क्यों यूज़ किया जाता था, इतिहासकारों में क्या विभेद हैं, ये सारी बातें वहाँ पर बताई हुई हैं। तो बहुत डिटेल में हमारे यहाँ पे जाने का मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका अरबी, दूसरा ऑप्शन फारसी, सी तुर्की और डी उर्दू। तो राइट आंसर सोच लीजिए एक बार, क्योंकि आप भी साथ साथ सॉल्व करते चलिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो राइट आंसर देख लीजिए क्या है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, मामलूक शब्द से जो आशय था, यानी कि किसी भी बंधन से मुक्त माता पिता की जो संतान होते थे उन्हें मामलूक कहा गया। इसीलिए कई इतिहासकारों का मानना है कि ये जो सुल्तान है इन्हें गुलाम वंश का ना कह के इन्हें मामलूक वंश के या प्रारंभिक तुर्क सुल्तान कहना चाहिए। ये मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर आप इतना जानिए कि मामलूक अगर भाषा पूछा जाए किस शब्द का है तो वो होगा आपका अरबी भाषा से वो संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऐबक का अर्थ क्या होता है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक में जो ऐबक लगा हुआ है उस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आप देखिए ऑप्शन आपके हैं जल का देवता, अग्नि का देवता, सूर्य का देवता और चंद्रमा का देवता। ठीक है, तो इसमें आप राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप भी सॉल्व करते चलिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रमा का देवता। ऐबक से आशय है चंद्रमा का देवता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दासत्व से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ही है कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1206 ईस्वी, 1207 ईस्वी में, 1208 ईस्वी में या 1210 ईस्वी में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1208 ईस्वी में दासत्व से मुक्ति प्राप्त हुई थी। और मैंने पहले भी बताया है कि इल्तुतमिश जो इसके बाद सुल्तान बनता है, इसके बाद तो आराम शाह बनेगा, लेकिन इल्तुतमिश जो आगे सुल्तान बनता है वो उसको दासत्व से मुक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले मिल गई थी। तो वो भी मैं आगे बताऊंगी वो कब मिली थी, वो मोहम्मद गोरी के समय में ही उसको मुक्ति मिल गई थी। वो पूरी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐबक की राजधानी थी। ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, अजमेर और आगरा। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो आपका इसमें राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा लाहौर, कि ऐबक को लाहौर में बुलाया गया और उसने शासन लाहौर से ही किया था। इसीलिए जो दिल्ली का वास्तविक सुल्तान या दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है ना, इस वजह से जो ऐबक की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी, सॉरी लाहौर थी। दिल्ली, अजमेर, आगरा ये ऑप्शन गलत हैं। आप इसको याद करके रखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, उसने लाहौर से शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में किस सुल्तान का नाम सम्मिलित नहीं था। किस सुल्तान का नाम सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ऐबक, बलबन, मुबारक खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना, ये आपके ऑप्शन है। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका भी राइट आंसर आपका होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। फिरोज शाह तुगलक के समय जो खुतबा पढ़ा गया उसमें ऐबक का नाम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें इन सुल्तानों के नाम मिलेंगे। आपको ये भी याद करना है कि किन किन सुल्तानों के नाम मिलते हैं। तो देखिए बलबन, मुबारक खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, एक तीनों के नाम मिलते हैं और ऐबक का नाम नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इतिहासकार मिन्हाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान है। ठीक है ना, दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसके अनुसार पूछा गया है। मिन्हाज उस सिराज के अनुसार। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन और फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए मिन्हाज उस सिराज के अनुसार जो दिल्ली का आदर्श सुल्तान था वो था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद। और मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक का नाम बताना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने पिछले जो वीडियो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जिसमें कि ऐतिहासिक स्रोत हैं उसमें इसका आंसर है, तो वहाँ पर आप इसको मुझे बताइएगा। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि 21वां 22वां नंबर है कि कौन सा युग्म, उसमें क्वेश्चन ऐसे था कि कौन सा युग्म गलत है। तो वहाँ पे उस बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आई थी। ठीक है ना, तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से बता देती हूँ एक बार। हाँ, तो 21वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो उसके जो ऑप्शन है तारीख दाऊदी अब्दुल्ला, अकबरनामा अबुल फजल और आईने अकबरी अबुल फजल
तबकाते अकबरी बदायूनी। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो चीज़ पूछी गई है कि कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है। तो वहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही युग्म नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म जो गलत है, यानी कि जो पुस्तक है उसमें लेखक का नाम गलत दिया हुआ है। ठीक है, आपको वो चॉइस करना है। इसमें देखिए जो 3 ऑप्शन ऊपर के हैं वो राइट हैं, और वहाँ पर उनके जो पुस्तक के लेखक हैं वो राइट है। तो वो आपको याद कर लेना है। जो मैंने ऑप्शन डी बताया है उसमें वो लेखक का नाम गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में फिर दोबारा करिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। ठीक है ना। तो देखिए, दिल्ली का आदर्श सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? ठीक है, किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया, ऐबक और गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श की उपाधि यानी कि लाखों का दान करने वाला, ये उपाधि धारण की थी ऐबक ने। अब देखिए, इसके अलावा ऐबक के जो दरबार था उसमें 2 विद्वानों को संरक्षण प्राप्त हुआ था। उसमें एक का नाम है फक्र ए मुदब्बिर। ठीक है, एक का नाम है फक्र ए मुदब्बिर और दूसरे का नाम है हसन निजामी। ठीक है, हसन निजामी। और आप एक फैक्ट ये देख लीजिए कि जो दिल्ली के 7 प्रमुख शहर हम पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास में, जो 7 प्रमुख शहर हैं उसमें जो पहला शहर था यानी कि मेहरौली की नींव वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किसने तुर्कान ए चहलगानी नामक शक्तिशाली संगठन की स्थापना की थी? तो किसने तुर्कान ए चहलगानी नामक शक्तिशाली संगठन की स्थापना की थी? इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ऐबक, सेकंड ऑप्शन इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन बलबन और लास्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। तो तुर्कान ए चहलगानी शक्तिशाली एक संगठन था। देखिए, इसे चालीसा दल भी कहा जाता है, चालीसा दल भी कहा जाता है। तो अगर चालीसा दल के नाम से पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आशय ही यही है। चालीसा दल का मतलब है 40 सरदारों का गुट। ठीक है, 40 सरदारों का गुट। तो इसका गठन किसने किया था? इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है ना, इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। और ये शासन प्रशासन में इल्तुतमिश ने अपने शासन प्रशासन संगठन के लिए 40 सरदारों के गुट का गठन किया था ताकि उसे शासन प्रबंध में सहायता मिल सके। तो नेक्स्ट आ जाइए। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। युद्ध का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, युद्ध का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1210, 1212, 1214 और 1216। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1210 ईस्वी में। ये युद्ध का युद्ध क्या है? ये युद्ध का युद्ध है, इसमें इल्तुतमिश ने ठीक है, आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा था उसको पराजित किया था। उसी को बोलते हैं युद्ध का युद्ध। ठीक है, उसी को युद्ध का युद्ध बोला जाता है, जो कि 1210 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्न सुल्तानों में से कौन इल्तुतमिश की संतान नहीं था? हमेशा क्या पूछा जा रहा है उस की पॉइंट पर अंडरलाइन करने की आदत डालिए। ठीक है, अभी से आदत डालिए। अभी तो आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, कल पीजी अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है या जिसके यहाँ डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए भी अभी से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ पर जो प्रीलिम्स होता है वो इसी टाइप से होता है और एक एक क्वेश्चन पॉइंट में आप इन होते हैं और आउट होते हैं। ठीक है, तो इसका महत्व तो अभी से समझिए और इस चीज़ की आदत डाल लीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रुकनुद्दीन फिरोज,
बी है रजिया, सी बहराम शाह, ऑप्शन डी है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देख ले लेते हैं। इल्तुतमिश का शासनकाल, इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो था 1211 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक। ठीक है, 1236 ईस्वी तक। कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि 1210 ईस्वी से था। नहीं बेटा, 1210 ईस्वी से नहीं, क्योंकि आराम शाह भी 8-9 महीने के लिए गद्दी पर बैठा था। तो कई बुक्स में ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि इनका शासनकाल कब से था। तो राइट आंसर आपका वहाँ पे 1211 से 1236 ईस्वी ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इनके उत्तराधिकारी आप देख लीजिए। उत्तराधिकारी सबसे पहले आपके बैठे ये रुकनुद्दीन फिरोज साहब। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज बैठे थे गद्दी पर। उसके बाद आ जाते हैं रजिया, फिर बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है ना, बहराम शाह, बहराम शाह, बहराम शाह। उसके बाद आ जाते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह। और इसके बाद आ जाते हैं आपके नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा 11 का डी, नासिरुद्दीन महमूद। रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, ये क्रॉनिकल ऑर्डर में दिया हुआ है इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? आप अपने ऑप्शन देख लीजिए, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इल्तुतमिश राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। टंकों पर टकसाल का नाम, ठीक है, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा का प्रारंभ किसने किया था? ठीक, आपके ऑप्शन है गोरी, ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। देखिए इनके बारे में एक चीज़ और यहाँ पर मुझे ध्यान आ रहा है। जब इल्तुतमिश ग्वालियर पर अभियान करता है, ग्वालियर को विजय करने के लिए दिल्ली से निकलता है, तो वहाँ पर उसने जो शासन सत्ता दी होती है वो रजिया को दे देता है, यानी कि अपनी पुत्री को दे देता है। और जब वो वापस आता है, ग्वालियर से वापस आता है, तो इतना ज़्यादा प्रभावित होता है रजिया से, क्योंकि उसने शासन सत्ता इतने अच्छे से संभाली होती है। ये बात भी कही जाती है कि एक स्त्री होकर के उसने इतनी अच्छे से शासन संगठन किया था उतने टाइम के लिए कि इल्तुतमिश बहुत प्रभावित होता है और अपना जो उत्तराधिकारी होता है वो चुन लेते हैं रजिया को, क्योंकि इस समय तक इनके जो बड़े बेटे होते हैं उसकी मृत्यु हो चुकी होती है यहाँ पर, और रजिया को उत्तराधिकारी चुन लेता है इल्तुतमिश। अब क्या होता है, जो आसपास के अमीर और सूबेदार होते हैं वो इस चीज़ का विरोध करते हैं, लेकिन इल्तुतमिश इस पर आंसर देते हैं कि देखिए, मेरी मृत्यु के पश्चात आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे सबसे योग्य अगर उत्तराधिकारी की बात की जाए तो वो केवल रजिया ही थी। ठीक है, और ये बात वाकई बाद में सिद्ध होती है। सोचिए कितनी बड़ी बात थी, मध्यकाल में जाकर के अपनी पुत्री को शासन सत्ता के लिए नामांकित करना बहुत बड़ी बात थी। आज भी लोग अपनी बेटियों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई भी जैसे लगता है कि एहसान कराया जाता है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति मध्यकाल में इल्तुतमिश ने किया था। सोचिए कितने युग से आगे बढ़कर उन्होंने ये काम किया था। खैर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका इल्तुतमिश है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक फैक्ट और देख लीजिए। जो इल्तुतमिश था उसने सल्तनत काल का कह लीजिए टंका और जीतल, ठीक है ना, टंका और जीतल नाम के सिक्के चलाए थे। जो टंका होता था वो चांदी का होता था बच्चों, जो टंका होता था वो चांदी का होता था और जो जीतल था वो तांबा का था। तो ज्ञानवीरों, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, गलत बिल्कुल भी नहीं करके आना है। जो टंका होता था वो चांदी का होता था, जीतल जो होता था वो तांबे का होता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, सुल्तान इल्तुतमिश के काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था काला वस्त्र,
हरा वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र, ठीक है ना। तो ये आपके ऑप्शन है, राइट आंसर सोच लीजिए। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अच्छे से गहन अध्ययन नहीं किया है ना, तो उनके साथ क्या चीज़ें हैं। आप सोचेंगे कि मध्य युग है, इस्लाम शासन है, मुस्लिम वर्ग का शासन है, शासन सत्ता पे जो है वो इस्लाम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अब वो क्या करेंगे, जरूर से हरा वस्त्र पहन के आते होंगे। और वाकई लिटरली मैंने ऐसा बच्चों से सुना है कि हरा वस्त्र पहन के न्याय मांगते होंगे। इतनी हंसी आती है। तुक्के लगाने की भी मतलब एक सीमा होती है, तुक्का भिड़ाने की भी एक सीमा होती है, और किस किस आधार पे बच्चे तुक्का लगाते हैं, वाकई गजब का कैपेबिलिटी है लोगों में। खैर, इसका राइट आंसर देख लीजिए, राइट आंसर है लाल वस्त्र। देखिए क्या हुआ था, इस पर एक स्टोरी सुन लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। जब रुकनुद्दीन फिरोज, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा होता है, और उसकी माँ जो होती है शाह तुर्कान, शाह तुर्कान इतनी शक्तिशाली महिला हो जाती है कि उसने आसपास के हरम की जो भी मतलब हरम में अन्य महिलाएं थी उनको मरवाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही साथ जो भी थोड़ा भी विरोध करता था उनको कभी जहर देकर, बिना मतलब षड्यंत्र के द्वारा, एक कुचक्री टाइप की महिला थी, षड्यंत्रकारी महिला थी वो। तो उसने इस तरीके से काम करना शुरू किया था। तो आसपास के जो अमीर और सूबेदार थे बोले, अरे भाई ये तो बड़ा गलत हो गया, हमने रजिया मतलब रजिया तो बैठी ही नहीं गद्दी पर, इल्तुतमिश के समय पे ही उसका विरोध हो गया था। हमने तो इन पर बड़ा विश्वास करके रुकनुद्दीन फिरोज को बैठाया, लेकिन ये तो बड़ा अयोग्य शासक साबित हुआ। अब क्या हो गया, जब अयोग्य शासक साबित हो गया तो शाह तुर्कान बहुत जो कहते हैं महत्वाकांक्षी महिला थी, तो उसकी महत्वाकांक्षा या उसके विरोध से रजिया सामने आती है। तो वो वहाँ पर अपनी प्रजा के सामने उसके विरुद्ध न्याय मांगने के लिए अपनी प्रजा के सामने आती है। वो आती है लाल वस्त्र पहनकर। आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी तो रजिया का मैंने जो वीडियो बनाया उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है ना, वहाँ पे देखिए रजिया रेड कलर के वस्त्र में दिखती है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देखिएगा उसमें, और लाल वस्त्र पहनकर अब आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। प्रथम इल्बरी शासक कौन था, ठीक है। प्रथम इल्बरी शासक कौन था। आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और जलालुद्दीन खिलजी। तो ज्ञानवीरों, अपने ज्ञान को निकालिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, गुलाम वंश हम लोग अक्सर कह देते हैं, या प्रारंभिक तुर्क वंश, ठीक है। अगर ये बात कही जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक व्यक्ति का शासन या एक वंश का शासन लगातार चला आ रहा है, ठीक है ना। एक वंश का शासन लगातार चला आ रहा है ऐसा नहीं था। अलग अलग वंशों ने शासन सत्ता को संभाला था। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक अलग था, फिर इल्तुतमिश अलग वंश से संबंधित होते हैं, बलबन अलग वंश से संबंधित होते हैं। तो इस तरीके से सब कोई अलग अलग वंश से संबंधित है। तो यही पूछा जा रहा है कि इल्बरी शासक कौन था, या इल्बरी वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश, ठीक है ना। इल्तुतमिश इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और रजिया। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। देखिए, जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उसका वंशज नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और इसी ने जाकर के दिल्ली में शासन सत्ता को संभाला था, और इस तरह से उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इसी वजह से इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। और इसमें इल्तुतमिश के बारे में देखिए, एक फैक्ट ये है कि 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से, ठीक है, बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति प्राप्त की थी, ठीक है। बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। ये डेट आप याद रखिए, ठीक है, ये डेट आप याद रखिए। सुल्तान के पद की स्वीकृति मिली थी। इससे क्या हुआ था, इसका आशय ये है कि गौर और गजनी से दिल्ली का संबंध यहाँ से टूटा।
उसकी राजनीति का हस्तक्षेप अब यहाँ पर समाप्त हुआ और बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति ली थी। अब गौर और गजनी से संबंध विच्छेद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा? ठीक है, नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह, देखिए फिरोज शाह तुगलक, ये चारों ऑप्शन हैं। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में कौन सुल्तान बना? तो मैंने अभी आपको सारे उत्तराधिकारी क्रम में बता दिया था। ठीक है, रजिया, बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद और रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है ना, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभुत्व शासक कौन था? ऑप्शन है ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। तो राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी, पहला शासक इल्तुतमिश, जिस संप्रभुत्व शासक माना जाता है। अभी मैंने बताया था 18 फरवरी 1229 ईस्वी में इसने बगदाद के खलीफा से स्वीकृति ली थी सुल्तान के पद की, इसीलिए इसे संप्रभुत्व शासक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। मैंने पहले ही अभी बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और उसके बाद इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है ना, सुल्तान की पदवी धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। जीतल नामक सिक्का किस धातु का बना होता था? ठीक है, ऑप्शन है आपका लोहा, चांदी, सोना, तांबा। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। मैंने अभी बताया, टंका चांदी का, जीतल तांबे का। ठीक है, ये याद रखिए, ये दो महत्वपूर्ण सिक्के हैं, आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इक्ता प्रथा का प्रारंभ किस सुल्तान ने किया था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश और रजिया। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही ऐसा पहला शासक था जिसने शासन प्रबंधन के लिए कुछ ऐसे काम किए जिसमें से कि एक उसका कार्य था इक्ता प्रथा का प्रारंभ। देखिए तुर्कान चहलगानी या 40 सरदारों के गुट का गठन। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम जब देखते हैं कि इक्ता प्रथा क्या थी तो बहुत डिटेल में तो यहाँ पे समय भी नहीं है, आपको मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है इक्ता प्रथा के बारे में। इल्तुतमिश के जो क्लास है उसमें बताया हुआ है। यहाँ पर आप इतना जान लीजिए, जो भारत में सामंतवादी व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए इक्ता प्रथा की स्थापना की गई थी, इक्ता प्रथा प्रारंभ किया गया था। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया था? ठीक है ना, तो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। मदरसा स्थापित किया था सबसे पहले इल्तुतमिश ने। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाइए। रजिया का शासनकाल क्या था? ठीक है ना, रजिया का शासनकाल क्या था? तो ऑप्शन है आपके 1211 से 1236 ईस्वी, 1236 से 1240, 1240 से 1242 और 1242 से 1244। तो राइट आंसर बताइए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1236 से 1240 ईस्वी। ठीक है ना, रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। रजिया के विरोधी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, ऑप्शन है कबीर खान, ऑप्शन बी एतगीन, ऑप्शन सी मलिक अलाउद्दीन कूची और निजामुल मुल्क जुनैदी। ठीक है, तो राइट आंसर बताइए। तो देखिए इसमें जो एतगीन है, ठीक है ना,
एतगीन है, इसे दिया गया था अमीर ए हाजिब का पद रजिया के समय में। अमीर ए हाजिब का पद दिया गया था, ठीक है, हाजिब का पद दिया गया था। मेन लोगों के इसमें थोड़ा सा नाम देख लीजिए। अल्तुनिया जो था, अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बनाया गया था। इसके अलावा एक अबिसिनियाई मूल का था मलिक, उसका नाम था याकूत करके, ठीक है ना, उसका नाम था जमालुद्दीन याकूत, ठीक है। जमालुद्दीन याकूत को दिया गया था अमीर ए आखुर का पद, बहुत ही महत्वपूर्ण पद। अमीर ए आखुर से आशय था अश्वशाला का अध्यक्ष, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, उसे दिया गया था। कई इतिहासकारों ने इसके साथ उसके प्रेम संबंधों की भी बातें कही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निजामुल मुल्क जुनैदी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बलबन का जन्म तुर्की के किस संप्रदाय में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है इलबरी, ऑप्शन बी रिखफाई, ऑप्शन सी गुज्जर, ऑप्शन डी करलूग, ठीक है, करलूग। तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए। राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए इलबरी, ठीक है ना। इलबरी तुर्की के संप्रदाय जो था उसका नाम इलबरी था, जहाँ से बलबन संबंध रखता था, ठीक है। और इसने जो दावा किया है बलबन ने, वो फिरदौसी की शाहनामा में एक अफरासियाद वंश है, वहाँ का दावा करता है अफरासियाद वंश की। वो बलबन स्वयं को बताता है कि मैं इस वंश से संबंधित था, ठीक है, यानी कि बहुत ही प्रभावशाली वंश का स्वयं को बताने का प्रयास करता है बलबन, ठीक है। और बलबन का शासनकाल अगर आप देखिए तो बलबन का जो शासनकाल था वो था 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक, ठीक है ना, 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था, ठीक है। बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है अमीर शिकार, अमीर हाजी, खासदार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बलबन को अमीर शिकार का पद भी मिला था, अमीर हाजी भी बनाया गया था, उसे अमीर आखुर का भी पद मिला था, लेकिन इसमें पूछा है सर्वप्रथम, ठीक है ना, सर्वप्रथम जो उसे पद मिला था वो था खासदार का, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खासदार, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लौह और रक्त की नीति के लिए जाना जाता है, यानी कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है ना। तो रक्त और लौह की नीति के लिए किस सुल्तान को जाना जाता है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बलबन, ठीक है। तो अगर किसी को डिसिप्लिन के चरम स्तर पे जाना है तो वो बलबन का जो मैंने क्लास पढ़ाया तो उसको देख लीजिएगा, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि बलबन को क्यों कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था, ठीक है। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और नासिरुद्दीन महमूद। देखिए, बलबन जो है उसने ईरानी बादशाह से वो बहुत प्रभावित था। बलबन ईरानी बादशाह से प्रभावित था और उसे अपना आइडियल मानता था, तो उसने उसी के आधार पर यहाँ पर सिजदा पैबोसा की प्रथाओं को लागू किया था, ठीक है ना। सिजदा पैबोसा की, सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस को लागू किया था उसने। इसके अलावा उसने एक त्योहार जो पारसी त्योहार माना जाता है वो नौरोज होता है या नौरोज भी मिलता है, तो उसका उसने प्रारंभ किया था, सिजदा और पैबोस। तो सिजदा सजदे किए हैं मैंने, वो एक सॉन्ग है ना, तो सिजदा का आशय आपको पता होना चाहिए, गाना बन भी गया होगा लेकिन पता नहीं होगा लोगों को इसका अर्थ। सिजदा का अर्थ होता है भूमि पर लेटकर सुल्तान का अभिवादन करना, ठीक है, भूमि पर लेटकर सुल्तान का अभिवादन करना। और पैबोस का अर्थ होता है चरण को चूमना, उसी अभिवादन का एक अगली प्रक्रिया थी ये, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखिए, इसने पृथ्वी पर सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है, ईश्वर का प्रतिनिधि माना है बलबन ने। और उसने स्वयं को नियामत ए खुदाई, ठीक है ना, नियामत ए खुदाई भी पुकारा था।
उसने स्वयं को नियामत ए खुदाई भी पुकारा था। ठीक है, नियामत ए खुदाई। ठीक है, बलबन। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बलबन के काल में। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझ ही गए होंगे, ऑप्शन सी बलबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किसने अपने सिंकों पर उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी? आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, रजिया। उम्दत उल निस्वा की उपाधि रजिया के द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो देखिए, रजिया ने किससे विवाह किया था? यहाँ पर आपके ऑप्शन है इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, कबीर खान, जमालुद्दीन याकूत और अल्तुनिया। तो यहाँ का जो इसका विवाह हुआ था वो है राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, अल्तुनिया। अल्तुनिया जो है यही है भटिंडा का सूबेदार। ठीक है ना, भटिंडा का सूबेदार, भटिंडा का सूबेदार, ये भटिंडा का सूबेदार होता है। इसी ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया था। बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि दोनों का विवाह हो जाता है। चूंकि अल्तुनिया को चाहिए होता है, लालच होता है दिल्ली का शासन सत्ता, और रजिया की भी स्थिति खराब होती है क्योंकि इस समय दिल्ली पर जो सुल्तान बन जाता है वो हो जाता है बहराम शाह। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों आपसी समझौता जो रहता है वो होता है विवाह का। तो यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे का हित देखते हुए विवाह करते हैं। तो ये भटिंडा का सूबेदार होता है। ये पूरी स्टोरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिया की मृत्यु कहाँ हुई थी? रजिया की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? तो आपके ऑप्शन है कैथल के निकट, बदायूं के निकट, दिल्ली के निकट और ऑप्शन डी कड़ा के निकट। ठीक है ना, तो इसमें देखिए राइट आंसर देख लीजिए। राइट आंसर, राइट आंसर है कैथल के निकट मृत्यु। क्या हुआ था, एक सेना के साथ, और जैसे राजपूत हो गए, गुर्जर हो गए, आसपास के छोटी मोटी जनजातियां हो गई, इन सभी को इकट्ठा करके जो अल्तुनिया होता है और रजिया, ये मिल करके दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए सोचते हैं और अधिकार करने के लिए सोचते हैं। तब वहाँ पर क्या होता है, ये लोग पराजित हो जाते हैं क्योंकि इतनी संगठित सेना, कुछ भी सही, दिल्ली की संगठित सेना के सामने इन्हें पराजय का सामना करना पड़ता है। और पराजय का सामना करने के बाद ये लोग लौट रहे होते हैं और रास्ते में विश्राम कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, जहां पर एक डाकू के गिरोह ने इन पर आक्रमण कर दिया और इन्हें मार डाला। तो इतनी दुखद अंत हुआ था रजिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किस सुल्तान के समय नायब ए मुमालकात का सृजन हुआ था? ये एक पद था। ठीक है बच्चों, ये एक पद था। नायब ए ममलिकात भी बोला जाता है, मुमालकात भी बोला जाता है, तो इसे बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, और नायब ए मुमालकात जो एक पद था, ये एज ए प्रोटेक्टर, इतना मतलब ये महत्वपूर्ण आगे पद हो गया था। हम देखते हैं बलबन भी इतने, जैसे कि जब बलबन इस पद पर पहुंचता है तो सारी जो शासन सत्ता का जो केंद्र होता है वो नायब मुमलिकात के पास ही होता है। यानी कि सुल्तान केवल नाम मात्र का होता है, उसकी सारी शक्ति जो होती है वो इस पद में होती है। तो इस पद पर बैठा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली होता है और जो सत्ता है वो इसी के अनुसार चलाई जाती है। अगर आपने डिटेल में अध्ययन किया होगा तो आपको ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, रुकनुद्दीन फिरोज, मुइजुद्दीन बहराम शाह, रजिया और नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुइजुद्दीन बहराम शाह इसका राइट आंसर है। और देखिए कौन सा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा पहला व्यक्ति था जिसे ये पद दिया गया था? तो ऐतगीन को दिया गया था, जो कि अभी मैंने बताया पहले, जिसे अमीर हाजिब का पद दिया गया था रजिया के काल में, वही ऐतगीन, उसे ये पद दिया गया था। ठीक है ना, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा सहायता की थी रजिया के खिलाफ, बहराम शाह के साथ में उसने सहायता करी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नायब ए मुमलकात पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? ठीक है ना, तो ऑप्शन है ऐतगीन, अहमद अयाज, कबीर खान अयाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो बिना किसी देरी के इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ए। ठीक है ना, ऐतगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किस सुल्तान ने ईरानी त्योहार नैरोज का प्रचलन प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना,
तो नौरोज़ त्यौहार या नौरोज़ त्यौहार जो है वो स्टार्ट किया था अपने काल में बलबन ने, ठीक है ना। बलबन ने सिजदा पैबोसा, नौरोज़ त्यौहार, ईरानी त्यौहार ये था, ये स्टार्ट किया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बलबन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है इक्ताओं का पुनर्गठन, अफरासियाब वंश से संबंध, दरबारी वैभव, और लास्ट है चालीसा का सुदृढ़ीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर बताइए। देखिए जो बलबन था ना, बलबन के समय में उसके दरबार में किसी को हंसने की इजाज़त नहीं थी। जब इसका पुत्र जो शहजादा मोहम्मद होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है इसके पुत्र की, और इसे ये सूचना दरबार में ही मिलती है, तो वो नॉर्मल तरीके से बिना कोई रिएक्ट किए, ठीक है ना, अपना काम करता रहता है, और उसके बाद अपना जब कार्य समाप्त कर लेता है उसके बाद जाके बहुत रोता है, अकेले में रोता है, ठीक है। इतना बड़ा दुख था, लेकिन वो इतना ज़्यादा दरबारी वैभव पर प्रयास करता है कि ये बना रहे, उसके लिए उसने ऐसे ऐसे काम किए, उसे आसानी से कोई व्यक्ति मिल नहीं सकता था, उसके आसपास के अमीर सूबेदार भी उसे मिल नहीं सकते थे। अच्छा, इसकी जो गुप्तचर लोग थे वो भी इससे अनुमति लेते थे, वो कभी भी मिलते थे लेकिन अनुमति पहले से लेनी पड़ती थी, तभी वो सुल्तान से मिल सकते थे। और तो इस तरह से देखिए इक्ताओं का पुनर्गठन किया था, बिल्कुल सही बात है। अफराशियाब वंश से संबंधित था, मैंने अभी आपको बताया फिरदौसी की शाहनामा में ये चीज़ मिलती है। दरबारी वैभव बिल्कुल सही बात है। चालीसा का सुदृढ़ीकरण ये बिल्कुल गलत है, तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चालीसा का सुदृढ़ीकरण नहीं बल्कि 40 सरदारों के गुट को इसने समाप्त किया था, क्योंकि ये इसकी शक्ति को अच्छे से पहचानता था। बलबन स्वयं इस गुट का सदस्य रह चुका था, तो वो अच्छे से जानता था कि हमेशा ये शासन सत्ता के लिए मुश्किलें पैदा करते रहेंगे, इसलिए उसने सुदृढ़ीकरण नहीं, उसने इस गुट को समाप्त किया था। ये भी क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। जिल्ले लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किस सुल्तान ने दी, ठीक है। तो ऑप्शन है ए बलबन, बी फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और बहलोल लोदी। तो पता है आपको, ये जिस भी सुल्तान की बात की जा रही है इसका आंसर अभी बताऊंगी। उसके दरबार में हट्टे कट्टे मोटे ताजे जो सैनिक होते थे, ख़ास तौर से अफ़गान की तरफ के, तो लंबे चौड़े वो लोग होते ही हैं। वो सैनिक जो है भाले वगैरह लेके खड़े रहते थे जब सुल्तान गुजरता था, और जिल्ले ला करके वो ऐसे ऐसे पटका करते थे ज़मीन पे अपने भालों को, और इतनी गूंज के साथ, क्या मतलब दृश्य रहा होगा, सुल्तान बीच में से निकलता था। तो बताया जाता है कि बलबन ने इस तरीके से दरबारी वैभव को बना कर रखा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बलबन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। वह मामलुक सुल्तान जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का समर्थक था, ठीक है। ऑप्शन है ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और रजिया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि स्वयं को वो शासक मानता है, और वो नियामत खुदाई भी स्वयं को बोलता है, तो ये बात वो करता है। तो ये जो ऑप्शन आपका जाएगा राइट आंसर होगा आपका बलबन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्न सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायब खुदाई कहता था, ठीक है। तो ऑप्शन है ऐबक, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। नायब खुदाई, नियामत खुदाई, तो ये छोटे छोटे इधर उधर थोड़ा शब्दों से कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बिना सोचे समझे बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, बलबन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सा दास सुल्तान बना, ठीक है, कौन सा दास सुल्तान बना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बलबन, इल्तुतमिश, रजिया और रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ऐबक ने अनिलवाड़ा के युद्ध में 1197 ईस्वी में इल्तुतमिश को खरीदा था, और इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में बलबन को खरीदा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किस सुल्तान ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक है ना, मस्जिद बनवाई थी। ऑप्शन है बलबन,
अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो देखिए ये उसी व्यक्ति के बारे में या उसी शासक के बारे में बात की जा रही है जिसने कि कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी, जिसने कि बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। ये उसी के बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा उसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, जो कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अब आप बता दीजिए कि कुव्वतुल इस्लाम, बिना कंफ्यूज हुए, किसने बनवाया था ये मस्जिद? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। रुकनुद्दीन फिरोज की माँ का क्या नाम था? ऑप्शन है चांद बीबी, कुतलुग निगार, रजिया और शाह तुर्कान। तो ये वही महिला है रुकनुद्दीन फिरोज की माँ जिसके विरुद्ध जो रजिया है वो सामने आती है और न्याय की मांग करती है। मैंने आपको अभी बताया भी था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। शाह तुर्कान बहुत ही कुचक्री महिला थी और इसने विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र किए थे अपने समय में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। रजिया ने वजीर के पद पर किसको नियुक्त किया था? ठीक है ना, वजीर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता था। वजीर के पद पर किसको नियुक्त किया था? तो आप ऑप्शन देख लीजिए। हसन नागौरी, कबीर खान, मलिक सैफुद्दीन, ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन। तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन। तो वजीर का पद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद करके रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बंगाल के अभियान में विफल रहने पर बलबन ने किस अमीर को अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया था? अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया था। ऑप्शन है आपका अमीन खान, हैबत खान, मलिक बकबक और शहाबुद्दीन। देखिए अभी इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ, जो ये मलिक बकबक था इसको भी 500 कोड़े लगवाए थे। ये बदायूं का सूबेदार था। जो अपने सूबेदारों के प्रति इसका जो रवैया था वो बहुत ही कठोर था। थोड़ी थोड़ी सी गलती पर या उसकी गलती पर अच्छा खासा दंड जो है बलबन के द्वारा दिया जाता था। उसी में से एक दंड था कि उसने अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया था। तुम विफल हो गए, तुम सफल नहीं हुए, लटका दो इसको। ये काम था बलबन का। तो उसका नाम था अयोध्या से अमीन खान। अयोध्या से याद रखिए अमीन खान को। ठीक है ना, अयोध्या से याद रखिए। हैबत खान भी अवध का सूबेदार रहा था। हैबत खान अवध का सूबेदार था। इस पर भी 500 कोड़े लगवाए थे बलबन ने। ठीक है ना, हैबत खान अवध का सूबेदार था और अमीन खान अयोध्या का सूबेदार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ठीक है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आपके ऑप्शन हैं 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार। आप लगाइए फटाफट, जिसको पता होगा एक बार में आ जाएगा, जिसको नहीं पता होगा तो सारी तिकड़मबाजी करके तुक्के लगाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 बार। ठीक है ना, ऑप्शन ए 15 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पराजित किया था? ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पराजित किया था? आपके ऑप्शंस हैं तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध और पानीपत का युद्ध। ठीक है ना, तो देखिए इन सब युद्धों के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो सब आपको मैंने पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ पर आपको लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था। ऑप्शन है खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश। ठीक, तो आपको पता होगा, आप सेकेंड सेमेस्टर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन सा क्रम था। देखिए सबसे पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आपका आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आएगा आपका तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आएगा सैयद वंश, सैयद वंश के बाद आएगा आपका लोदी वंश। तो ये पूरा सल्तनत काल के वंश हैं। ठीक है ना, आपको वंशों के साथ साथ पूरे शासकों के नाम भी याद होने चाहिए। अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई में मन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा। और आपको केवल अगर एग्ज़ाम दे के पास होना है तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। ठीक है ना,
तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आगरा, अजमेर, दिल्ली और ग्वालियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अजमेर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। और हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। किस सुल्तान ने चांदी का सिक्का टंका जारी किया था? सल्तनत युग के महत्वपूर्ण सिक्के, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने जारी किया था। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो राइट आंसर इल्तुतमिश है। और शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के जारी करने वाला भी पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, ठीक है ना। इल्तुतमिश शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के जारी करने वाला पहला सुल्तान था, ये भी आपको याद रखना है। अरबी प्रकार के सिक्के थे, ठीक है ना, अरबी प्रकार के सिक्के जारी करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ठीक है ना। तो ऑप्शन है आपके नूरजहां, रजिया सुल्ताना, मुमताज महल, चांद बीबी। तो क्या आपने इसमें से नूरजहां का नाम सुना है? नहीं सुना है, मतलब एज ए सुल्तान बिल्कुल नहीं। और मुमताज महल, चांद बीबी नहीं। तो राइट आंसर अपने आप निकल के आएगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किस सुल्तान ने अपने दरबार में नौरोज़ त्यौहार मनाना शुरू किया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा, मैंने कई बार बता दिया, ऑप्शन बी जो है बलबन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? ठीक है। ऑप्शन है महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन डी शेर खान। देखिए 712 ईस्वी में प्रथम अरब आक्रमण हुआ था और सिंध की विजय की गई थी। तो आपको नाम पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो जान जाइए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसको मान्यता मिली? ठीक है, वास्तविक संस्थापक के रूप में किसको मान्यता मिली? मैंने कई बार अभी पहले बता दिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। जमालुद्दीन याकूत किसके राज्यकाल का अधिकारी था? ऑप्शन है बलबन, रजिया, नासिरुद्दीन महमूद और इल्तुतमिश। ये जो जमालुद्दीन याकूत था ये अबिसिनियाई मूल का था, ठीक है, अबिसिनियाई मूल का था। और याकूत को रजिया ने अमीर आखुर का पद दिया था। अमीर आखुर से आशय है अश्वशाला का अध्यक्ष। देखिए मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर फिर से इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि आपको मेरे बोलने से जल्दी याद होगा। कोई भी चीज़ जब हम याद करते हैं तो स्वयं पढ़ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है याद करने के लिए, और जबकि कोई चीज़ अगर हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो आपको आसानी से जल्दी याद हो जाता है, तो वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है रजिया। इसको अमीर आखुर यानी कि अश्वशाला का अध्यक्ष का पद दिया गया था। इसके साथ ही साथ ये रजिया का काफ़ी करीबी था, क्योंकि जब शासन संगठन या किसी भी कार्य के लिए रजिया निकलती थी और घुड़सवारी करती थी तो याकूत उसे अपना हाथ पकड़ करके घोड़े पर बैठाता था, चढ़ाता था, उतारता था। तो इस पर कई इतिहासकारों का कहना है कि उसके साथ इसके प्रेम संबंध थे, जबकि कुछ इतिहासकारों ने और तत्कालीन इतिहासकारों ने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई है। तो यहाँ पर इस बात को नकार दिया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। हाँ, लेकिन ये काफ़ी करीबी अधिकारी हुआ करता था रजिया का, ठीक है ना। तो जमालुद्दीन याकूत इस तरीके से रजिया का एक प्रमुख अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और रजिया। देखिए जो चौगान होता था ना, जो चौगान होता था वो आधुनिक पोलो की तरह से एक खेल होता था। घोड़े पर बैठ करके, आधुनिक पोलो आपने देखा होगा कि स्टिक लेकर के घोड़े पे बैठ करके बॉल से खेलते हैं, तो आधुनिक पोलो की तरह एक गेम तो हुआ करता था चौगान भी, जिसमें जिस शासक की इसमें मृत्यु हुई थी उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में, ठीक है ना। इसका शासनकाल मैंने आपको बता दिया 1206 से 10। तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक से मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इल्तुतमिश द्वारा अतार्किन का दरवाजा कहाँ बनवाया गया? अब देखिए यहाँ पर
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अतार्किन का दरवाजा किसने बनाया, तो आपको याद होना चाहिए इल्तुतमिश ने बनवाया, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चंस में भी आंसर छिपे होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली, लाहौर, आगरा, नागौर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागौर। ऑप्शन डी, नागौर आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब बिल्कुल हम लोग समाप्ति की ओर आ गए हैं, आपका गुलाम वंश पूरा समाप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1221 ईस्वी में मंगोल सिंधु नदी के तट पर किसका पीछा करते हुए पहुंचे, ठीक है। तो ऑप्शन है मंगबरनी, ख्वारिज्म के शाह, खोखर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस समय जो मध्य एशिया की राजनीति थी, उस समय ख्वारिज्म शाह वहाँ का शासक था। ख्वारिज्म शाह भी मंगोल जो था चंगेज खान, इस समय मतलब चीन हुआ, ईरान हुआ, इराक हुआ, ये सब ये जितने भी क्षेत्र हैं ना, सबको रांदोता हुआ चंगेज खान यहाँ पर आ गया था। मध्य एशिया जहाँ का शासक था ख्वारिज्म शाह, और इसके भय से, यानी कि चंगेज खान के भय से ख्वारिज्म शाह भाग खड़ा हुआ कैस्पियन सी के तट पर, ठीक है ना। कैस्पियन सी के पास भाग चला गया। उसी का पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी, उसी का पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी, जो कि भागकर भारत की सीमा सिंध के निकट आ गया था। उसी का पीछा करते हुए चंगेज खान यहाँ तक आया था, और इल्तुतमिश ने बड़ी अच्छी सूझबूझ को अपनाते हुए इस मंगोल आक्रमण को टाल दिया था भारत पर से, क्योंकि अगर उसने वहाँ पर वो कूटनीति नहीं अपनाई होती तो शायद इतिहास कुछ और होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन मंगबरनी, ठीक है, जलालुद्दीन मंगबरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, कुबाचा की मृत्यु कैसे हुई थी। अगर आपने अच्छे से अध्ययन नहीं किया है तो आपसे ये सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे, एग्जाम हॉल में भी नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि किसी भी वजह से अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चल रही हूँ, तो आपको याद भी हो जाएगा, तो आप एग्जाम में आपको उतनी समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए, सिंधु नदी में डूबकर, तीर लगने से, विषपान से, और बीमार होने से। देखिए, ये नासिरुद्दीन कुबाचा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में से ही उच्च का सूबेदार होता है, और दूसरा एक होता है ताजुद्दीन यालदौ, जो कि गोर या गजनी का सूबेदार होता है, ठीक है, या शासक भी होता है। एक समय पे उसने इल्तुतमिश के समय पे आकर के उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और दिल्ली की सत्ता पर वो अधिकार करना चाहता था। इसके जब उसको वो पराजित करता है, इल्तुतमिश यालदौज को पराजित करने के बाद उच्च की तरफ बढ़ता है नासिरुद्दीन कुबाचा, तो इससे आत्मसमर्पण के लिए कहा जाता है। आत्मसमर्पण की बात सुनने पर कुबाचा के सामने अब कोई भी रास्ता नहीं बचता है, तो उसने सिंधु नदी में डूब करके आत्महत्या कर ली थी। तो नासिरुद्दीन कुबाचा ये वो व्यक्ति है, ठीक है ना, उच्च का सूबेदार होता है, और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी में डूबकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, और अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक ने खरीदा होता है इल्तुतमिश को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ रहा है गुलामों का गुलाम कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इसी के साथ देखिए, आज हमने गुलाम वंश को समाप्त कर लिया है, और अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा पेपर, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जल्दी ही मैं खिलजियों पर आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी, बहुत जल्दी प्रयास करूँगी कि आप जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिए। तो आज यहीं तक, फिर जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।